एनआईए ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें चंडीगढ़ में उसके घर और अमृतसर के खानकोट गांव में उसकी जमीन को जब्त कर लिया गया है और वहां पर इस तरह के बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दिए गए हैं जिन पर लिखा है कि एनआईए ने यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर की है। गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस का प्रमुख है और भारत में इस आतंकवादी पर 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं और एनआईए ने इसके खिलाफ अब एक नया डोजियर तैयार किया है जो कनाडा और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को भी आगे चलकर सौंपा जा सकता है। इसके अलावा कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के जालंधर में स्थित घर पर भी एक नोटिस लटका दिया गया है जिस पर लिखा है कि एनआईए कोर्ट के आदेश पर इस घर को भी जब्त करने की कार्रवाई कर रहा है और यह कार्रवाई सिर्फ कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों तक ही सीमित नहीं है। हमें सूत्रों से पता चला है कि एनआईए ने पंजाब से संबंधित कुल ऐसे 19 खालिस्तानी आतंकवादियों और गैंगस्टर्स की सूची बनाई है जिनकी संपत्तियों को आने वाले दिनों में जब्त किया जा सकता है और इनमें 7 खालिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टर्स इस समय ब्रिटेन में हैं, 5 आतंकवादी अमेरिका में हैं, 2 आतंकवादी पाकिस्तान में हैं और एक आतंकवादी और गैंगस्टर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में छिपे हुए हैं। इन सब के अलावा एनआईए इन खालिस्तानी आतंकवादियों का ओसीआई कार्ड रद्द करने पर अब विचार कर रहा है, जिससे इन आतंकवादियों के भारत आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा सकेगी। वैसे तो इन लोगों का कोई सगा नहीं होता, लेकिन अब ये कभी अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे। इनके जो परिवार के सदस्य हैं, इनके दोस्त हैं, इनके जो सिंपैथाइजर्स हैं, जो इनके समर्थक हैं, उनके नाम भी सरकार ने नोट करके एक लिस्ट बना ली है। ना तो इनके परिवार कभी बाहर जाकर इनसे मिल पाएंगे और ना ही ये कभी अपने परिवार से मिलने के लिए भारत आ पाएंगे। ना इनकी जमीनें बचेंगी, ना इनके घर बचेंगे और यही सबसे अच्छा इलाज है। अगर हम इन्हें जेलों में नहीं डाल सकते, इन्हें फांसी पर नहीं लटका सकते, अदालतों में पेश नहीं कर सकते, तो फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा जो इनका इलाज बचता है वो यही है जो भारत सरकार इस समय इनके साथ कर रही है। अब देखिए कि कनाडा में भारत से टकराव करने के बाद वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। 22 सितंबर को कनाडा की संसद में एक व्यक्ति का यह कहते हुए सम्मान किया गया कि इस व्यक्ति ने दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इसलिए उस दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी सदस्यों ने इस व्यक्ति का सम्मान करते हुए इसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। लेकिन बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति का कनाडा की संसद में यह स्टैंडिंग ओवेशन करके सम्मान हुआ और यह कहा गया कि इसने रशिया से युद्ध किया था, वो व्यक्ति दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की तरफ से हिटलर की फौज में लड़ रहा था और उसने यह लड़ाई नाजियों की तरफ से लड़ी थी। यानी जो कनाडा हिटलर की नाजी विचारधारा का विरोध करता है, उस कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने न सिर्फ नाजियों की तरफ से लड़ने वाले एक पूर्व सिपाही का अपनी ही संसद में सम्मान कर दिया, बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी उन्हें वहां पर स्टैंडिंग ओवेशन देकर उनका धन्यवाद किया, जबकि जेलेंस्की खुद यहूदी धर्म से आते हैं और हिटलर की नाजी सेना द्वारा किए गए जुल्मों में उनके परिवार के लोग भी मारे गए थे। पहले आप ये वीडियो देखिए कि कनाडा की संसद में कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई। वर्ष 2015 में जब भारत ने आतंकवादी याकूब मेमन को मुंबई में सीरियल बम धमाके करने के लिए फांसी दी थी, तब पश्चिमी मीडिया ने उसे आतंकवादी नहीं बल्कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया था। इसी तरह संसद के हमले के दोषी अफजल गुरु को जब फांसी दी गई तो पश्चिमी देशों ने और वहां के मीडिया ने उसे एक मेडिकल छात्र बताया था और जब कश्मीर में आतंकवादी बुरहान वानी एक एनकाउंटर में मारा गया था, तब इन्हीं पश्चिमी देशों और वहां के मीडिया ने उसे एक सरकारी स्कूल टीचर का मासूम बेटा बताया था और कहा था कि बुरहान वानी तो असल में एक क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन भारत की सेना ने उसके इस सपने को एक एनकाउंटर में उसकी हत्या करके बीच में ही तोड़ दिया। तो जब हमारे देश का कोई आतंकवादी मारा जाता है, जब हम उसे सजा देते हैं, तो वो या तो मासूम डॉक्टर बन जाता है या मासूम प्रोफेसर बन जाता है, मासूम स्कूल मास्टर का बेटा बन जाता है या कोई युवा क्रिकेटर बन जाता है। इस तरह से उसकी छवि पेश की जाती है पश्चिमी देशों द्वारा और वहां के मीडिया द्वारा। अब देखिए, ये तो हमारे आतंकवादी हैं। जब हमारा एक आतंकवादी वहां कनाडा में मारा गया निज्जर, तो उसे कहा कि वो तो हमारे देश का शरीफ नागरिक था।
लेकिन जब इनके आतंकवादी मारे जाते हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी, ऐसे आतंकवादियों की जब बात आती है तो इन्हीं देशों का यह मीडिया कभी यह नहीं लिखता कि ओसामा बिन लादेन एक इंजीनियर था जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर मार दिया। पेशे से मेडिकल सर्जन अल जवाहिरी को अमेरिका ने काबुल में घुसकर मार दिया। किसी ने यह नहीं कहा कि एक डॉक्टर की हत्या हो गई। जिन आतंकवादियों के देश आतंकवादी मानते हैं उन्हें ये कभी इंजीनियर, सर्जन, प्रोफेसर, युवा क्रिकेटर, युवा खिलाड़ी नहीं कहते, सिर्फ आतंकवादी कहते हैं यह आतंकवादी है, यह दुनिया के लिए खतरनाक था, यह दुनिया की शांति के लिए खतरनाक था, दुनिया भर के लोगों के लिए खतरनाक था, इंसानियत के लिए खतरनाक था। और इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि इंटरपोल ने बब्बर खालसा के आतंकवादी करणवीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है, जिसके पाकिस्तान में होने की इस समय आशंका है। और इस बीच ऐसी खबरें भी हैं कि कल गृह मंत्री अमित शाह अमृतसर जा सकते हैं, जहां वो एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। और एनआईए ने भी 5 और 6 अक्टूबर को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें RAW, IB और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख और देश के बड़े राज्यों की ATS यूनिट्स के जो चीफ हैं वो शामिल होंगे। यानी कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन आने वाले समय में ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, उनके समर्थकों के खिलाफ हो सकता है। और ये जो क्रैकडाउन होगा, इसमें भारत की जो मल्टीपल एजेंसीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें रॉ भी हो सकती है, IB भी हो सकती है, राज्यों की जो ATS हैं वो भी हो सकती हैं, सब मिलकर अब ये क्रैकडाउन करेंगी। इसलिए आतंकवादी जो हैं, चाहे जहां भी बैठे होंगे, उनकी भारत में कोई ना कोई जड़ तो है। अब उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि भारत में उनकी जड़ों को बहुत जल्दी काट दिया जाएगा। अब हम आपको भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले एक नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में बताएंगे, ताकि आप भी उसका स्वागत कर सकें। और ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत ने स्पेन से खरीदा है। लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, जिन पर हमारे ही देश के कुछ लोग अब आपत्ति जता रहे हैं। आज जब ये कार्गो एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ, तब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्लेन पर स्वास्तिक चिन्ह बनाया और इस पर ओम लिखने के बाद इसे कलावा भी बांधा, जिसे हिंदू धर्म में रक्षा का सूत्र कहते हैं। और इसलिए कुछ लोगों को ये तस्वीरें आज पसंद नहीं आ रही और इन तस्वीरों को भारत की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया जा रहा है। पहले आप तस्वीरें देखिए। लेकिन विरोध करने वाले इन तमाम लोगों को हम आज कुछ बताना चाहते हैं कि उन्हें कुछ गलतफहमी हुई है। इसी कार्यक्रम में आज एक सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन हुआ, जिसमें इस्लाम, ईसाई और बाकी धर्मों की तरफ से भी प्रार्थना की गई। लेकिन इसके बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा और एक खास विचारधारा के लोग इस विमान पर स्वास्तिक बनाने का ही जानबूझकर विरोध कर रहे हैं। आज जब स्वास्तिक चिन्ह पर इतना विवाद हो रहा है, तब आपको ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए जो दिल्ली में स्थित दक्षिण कोरिया की एम्बेसी से हमारे पास आई है। आज जब भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत के लिए एक नई गाड़ी खरीदी गई, तो इस गाड़ी की पूजा हिंदू धर्म के अनुसार की गई और इस गाड़ी पर वही स्वास्तिक चिन्ह बनाया गया जो भारतीय वायुसेना के नए एयरक्राफ्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बनाया था। लेकिन सोचिए, दक्षिण कोरिया के राजदूत तो सनातन धर्म को इतना सम्मान दे रहे हैं और वो स्वास्तिक चिन्ह बनाकर अपनी नई गाड़ी का स्वागत कर रहे हैं, उसे शुभ बना रहे हैं। लेकिन जब रक्षा मंत्री भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट पर यही स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, तो इसका यह कहकर विरोध होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में किसी विमान पर स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करना संविधान का अपमान करने जैसा होगा। लेकिन यहां पर हम आपको देख लीजिए, आप ये साउथ कोरिया के जो एम्बेसडर हैं उनकी गाड़ी है और इस पर कैसे सनातन धर्म के हिसाब से, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इसकी पूजा हुई है और इस पर भी स्वास्तिक लिखा है। और ऐसा माना जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह 12,000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है और यह संस्कृत के स्वस्ति शब्द से बना है। स्वस्ति में सु का अर्थ होता है शुभ और अस्ति का अर्थ होता है होना, यानी स्वस्ति और स्वास्तिक का अर्थ होता है शुभ होना या फिर मंगल होना। कोई भी नई चीज जब आपके घर में आती है तो आप चाहते हैं वो शुभ हो, वो मंगलमय हो, इसलिए स्वास्तिक का जो चिन्ह है उस पर अंकित किया जाता है। अलग अलग अध्ययन और खोज के मुताबिक स्वास्तिक चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है और मौजूदा युग में इसकी उम्र 12,000 वर्ष मानी जाती है और दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों में स्वास्तिक जैसे कई प्रतीक चिन्ह मिलते हैं और इस प्रतीक चिन्ह को हिटलर की नाजी विचारधारा से भी कई बार जोड़कर देखा जाता है। जबकि हिटलर ने जो चिन्ह इस्तेमाल किया था उसकी भुजाएं स्वास्तिक चिन्ह जैसी नहीं थी।
वो चिन्ह उल्टी भुजाओं से बना था, जिसे वामावर्त कहते हैं। वामावर्त वो चिन्ह होता है जिसमें दिशाएं विपरीत होती हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज होती हैं, जबकि स्वास्तिक चिन्ह दक्षिणावर्त होता है, जिसमें चारों दिशाएं घड़ी की सुई की दिशा में होती हैं। और इसी दिशा में हिंदू समुदाय के लोग, सनातन धर्म के लोग मंदिर या देव प्रतिमा की परिक्रमा करते हैं। इस एयरक्राफ्ट को C295 MW एयरक्राफ्ट कहते हैं और ये एक कार्गो एयरक्राफ्ट है। कार्गो एयरक्राफ्ट का मतलब है वो एयरक्राफ्ट जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, जिसमें आप बड़ी संख्या में सामान लाद कर ले जा सकते हैं। जैसे लद्दाख में 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के जवानों को अगर वहां पर पहुंचाना है बड़ी संख्या में, या वहां मौजूद जवानों को रसद और दूसरे हथियार अगर पहुंचाने हैं तैनाती के लिए, तो ये विमान इस दौरान ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और इसीलिए इसे ट्रांसपोर्ट या फिर कार्गो एयरक्राफ्ट कहते हैं, क्योंकि इसकी बहुत बड़े मात्रा में सामान उठाने की जो इसकी क्षमता है वो बड़ी जबरदस्त होती है। और इस तरह के विमानों की जो आवश्यकता है वो दुनिया की हर एयरफोर्स में, हर सेना में होती है, क्योंकि जब आपको बड़ी संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में अपनी सेना की तैनाती किसी बॉर्डर के इलाके में, दुर्गम इलाके में करनी है, तो आप अपने सैनिकों को ले जा सकते हैं। अगर आपको बड़े भारी हथियार पहुंचाने हैं, हथियार ले जा सकते हैं। रसद पहुंचानी है, रसद भी पहुंचा सकते हैं। और भारत ने स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी से ऐसे 56 एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया है और यह डील वर्ष 2021 में 22,000 करोड़ रुपए में हुई थी। यानी इस हिसाब से देखें तो इस एक एयरक्राफ्ट की जो कीमत है वो है लगभग 393 करोड़ रुपए। इस डील के तहत भारत को शुरुआत में जो 16 एयरक्राफ्ट मिलेंगे वो स्पेन में बने होंगे और बाद में जो 40 एयरक्राफ्ट आएंगे वो सारे के सारे भारत में बने होंगे। यानी ये 40 एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया होंगे। इसके अलावा इन विमानों को लैंड करने के लिए या उड़ान भरने के लिए लंबे रनवे की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये 320 मीटर की दूरी में कहीं से भी उड़ान भर सकते हैं और इन्हें लैंडिंग करने के लिए भी सिर्फ 670 मीटर के छोटे रनवे की आवश्यकता होती है। और सबसे खास बात यह है कि एयरक्राफ्ट ऐसे स्थानों पर भी ऑपरेट कर सकते हैं जहां सतह पर या तो रेत हो या घास हो, यानी ये घास पर भी लैंड कर सकता है और जहां रेतीली जो जमीन हो वहां पर भी ये लैंड कर सकता है। एक और खास बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है और ये एक बार में अधिकतम 482 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 71 सैनिकों या फिर कह लीजिए 49 पैराट्रूपर्स के साथ उड़ान भर सकता है। और वजन के मामले में इसकी कुल क्षमता है 5 से 10 हजार किलोग्राम। और यह पहली बार है जब भारत में बनने वाले ऐसे 40 एयरक्राफ्ट एक प्राइवेट कंपनी बनाने वाली है और इस कंपनी का नाम है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड। भारत दुनिया में हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है और जिन देशों से हम हथियार खरीदते हैं उनमें 45% हथियार रशिया से, 29% हथियार फ्रांस और 11% हथियार हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। और स्पेन से हम ना के बराबर हथियार और विमान खरीदते थे, लेकिन यह स्पेन के साथ इस तरह की हमारी पहली बड़ी रक्षा डील है। बहुत बार हमारे देश के लोगों को जो बदलाव आ रहे हैं हमारे देश में, वो बहुत बार उन पर ध्यान नहीं देते और आपने भी शायद ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन सोचकर देखिए कि जब हम हथियारों की जो खरीद है हमारी, उसकी पूरी प्रक्रिया को हमने पिछले 9-10 सालों में कितना बदला है। और हमारी सेनाओं को नए हथियार और विमानों के लिए इससे पहले कई दशकों का इंतजार करना पड़ता था, जो अब नहीं करना पड़ता। मोदी सरकार के पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में सेना को रफाल और तेजस जैसे फाइटर जेट मिले हैं। एक रफाल जो है वो हमने फ्रांस से खरीदा है और तेजस हमने खुद भारत में बनाया है। अपाचे और चिनूक जैसे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो हमें मिले हैं अमेरिका से। S-400 मिसाइल और कई खतरनाक पनडुब्बियां हमने खरीदी हैं। S-400 हमने रशिया से खरीदा। इन रक्षा खरीदों में ना तो कोई अड़चन आई, ना ही इन डील्स को टाला गया और ना ही इनमें से किसी भी डील पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अब से थोड़ी देर पहले अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 39 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों के नाम हैं जिन्हें बीजेपी की मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़वाया जाएगा। इनमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का नाम है और केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी
इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 37 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी और इन दोनों लिस्ट में अब तक बीजेपी मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 76 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी पहली बार केंद्रीय मंत्रियों और अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट दे रही है, जो कि बहुत कम होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थे, जहां उन्होंने एक रैली की और उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसने नारे से लेकर नेता तक का पूरा काम आउटसोर्स कर दिया है और कांग्रेस पार्टी ने यह पूरा ठेका अर्बन नक्सल्स को दिया है। यानी इस समय कांग्रेस पार्टी एक ऐसी कंपनी है जिसे अर्बन नक्सल्स चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद आज राहुल गांधी भी काफी चर्चा में है, जिन्होंने कुली बनने के बाद, पहले आपको याद होगा, वो दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पर गए, वहां पर वो कुलियों के साथ बैठे, उन्होंने कुली की वर्दी पहन ली और कुली बनने के बाद आज वो एक ट्रेन के स्लीपर कोच में वो सफर करते हुए दिखाई दिए। वो तस्वीरें भी आज हम आपको दिखाएंगे। पहले लेकिन ये कुली की तस्वीरें आप देख लीजिए। 1983 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कुली और उस फिल्म में मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन ने कुली की भूमिका निभाई थी। तो ये 1983 की फिल्म का पोस्टर है, कुली फिल्म का पोस्टर, और ये है 2023 में राजनीति की फिल्म का पोस्टर जिसमें राहुल गांधी कुली बने हुए हैं। और ये भी इत्तेफाक की बात है कि अमिताभ बच्चन उस जमाने में राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और उस समय उन्होंने बिल्कुल यही भूमिका निभाई थी कुली की। ऐसी तस्वीर जो आप दोनों में समानता देख सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने बिलासपुर से रायपुर तक एक एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच में सफर किया, जिसमें आम लोग यात्रा करते हैं, जनरल जो जिसे कोच आप कहते हैं। और इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की। पहले आप उनका ये नया वीडियो देखिए। आप साइड हो जाओ। चलो 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 आप साइड हो जाओ। चलो 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 चलो।